कांग्रेस का ऐलान जंग, वर्चुअल के खिलाफ एक्चुअल रैली, 24 के संग्राम की बनी रणनीति। अब मैदान में उतरेंगे कमलनाथ। एमपी में 24 की जंग में कांग्रेस भी कमर कसकर उतर रही है। भोपाल पहुंचे प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक के साथ प्रदेश मुखिया कमलनाथ और बाकी दिग्गजों ने उपचुनाव की रणनीति पर मंथन किया। कांग्रेस कई मोर्चों पर बीजेपी को घेरेगी। इसके लिए 24 पूर्व मंत्रियों को एक एक सीट का जिम्मा दिया गया है। सभी प्रभारियों को क्षेत्र में रहने को कहा गया है। सबको एकजुट होकर जुटने को कहा है। मंत्रिमंडल विस्तार से बीजेपी में उपजी नाराजगी को भी कैश कराने की रणनीति होगी। सर्वे की चौथी रिपोर्ट के आधार पर टिकट फाइनल होंगे। इसके अलावा जो लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए, उन पर ज्यादा से ज्यादा हमले की रणनीति होगी। आने वाले दिनों में 24 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होगा। उसकी भी रणनीति सारे साथियों के साथ बातचीत करके तय हुई है और उसके अनुरूप हम अपना काम शुरू कर चुके हैं और हमें पूरा भरोसा है कि कुछ ही समय पहले जो जन समर्थन हमें हासिल हुआ था, वो जन समर्थन फिर दोबारा कांग्रेस पार्टी को हासिल होगा। ये लड़ाई वजूद की है, इसलिए कांग्रेस के सेनापति खुद मैदान में डटेंगे। कांग्रेस का ज्यादा फोकस ग्वालियर चंबल की घेराबंदी पर होगा। इसलिए पूर्व सीएम कमलनाथ खुद आने वाले दिनों में यहां डेरा डालेंगे। वैसे वे चुनावी जंग में 7 जुलाई से बाबा महाकाल के दर्शन कर उतर रहे हैं। कमलनाथ जी फील्ड पे आ रहे हैं। ये वर्चुअल रैली नहीं करेंगे, वो न वर्चुअल मीटिंग करेंगे जो बीजेपी कर रही है। कमलनाथ जी और कांग्रेस के नेता एक्चुअल रैली करेंगे, एक्चुअल मीटिंग करेंगे। ये इनकी जो भी कुछ होना है एयर कंडीशन कमरे में होना है। 15 महीने सरकार रही तो एयर कंडीशन बंगले में रहे, जनता के बीच में नहीं गए। अब 4 महीने से विपक्ष में है तो एक जना जनता के बीच में नहीं गया। जो कुछ होना है कमरे के अंदर होना है। एयर कंडीशन कमरे के अंदर बैठ के मैराथन कर लें। रैलियों में कांग्रेस का मुद्दा 15 साल बनाम 15 महीने होगा। किसान कर्ज माफी, बिजली बिल, युवाओं को रोजगार जैसी योजनाओं को भी भुनाएगी कांग्रेस। इसके साथ सरकार गिराने का भावनात्मक मुद्दा भी जनता के बीच लेकर जाएंगे। मध्य प्रदेश की जनता ये बात जानती है कि जो काम कमलनाथ जी ने 15 महीने में करके दिखाया, वो काम भाजपा की सरकार 15 साल में नहीं कर पाई। और जब भी उपचुनाव की तारीख आएंगी, मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश की जनता पूर्ण बहुमत कमलनाथ जी को, कांग्रेस पार्टी को देगी और हम पुनः कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। डंके की चोट सरकार गिराई है, जो मध्य प्रदेश विरोधी हो, मध्य प्रदेश के विनाश करने वाली सरकार थी, इसलिए उनको हमने गिराया, डंके की चोट गिराया। कमलनाथ लोकतंत्र बचाओ अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। बस सुनो, जब थे जब नहीं कर पाए तो अब क्या करें? क्या लगता है इसका फर्क पड़ेगा चुनाव? कोई फर्क नहीं पड़ना। आने वाले उपचुनाव प्रदेश सरकार के अस्तित्व का तो होगा ही, उन 22 पूर्व विधायकों की राजनीति के अस्तित्व की लड़ाई भी होगी जो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए। इसके साथ बीजेपी के उन 22 नेताओं का राजनीतिक भविष्य भी दांव पर होगा जिन्होंने 2018 में इन 22 पूर्व विधायकों का सामना किया था। कुल मिलाकर जंग बेहद दिलचस्प होने वाली है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है वर्चुअल बनाम एक्चुअल। कोरोना काल में बहुत कुछ बदल गया, राजनीति से जुड़े कई मसले भी बदल गए। मसले यानी चुनाव प्रचार की शैली, चुनाव प्रचार का अंदाज, लोगों से मिलने का अंदाज, और इसी वजह से एक नया शब्द हमने सुना, वर्चुअल रैली। वर्चुअल रैली यानी आप आईटी मीडियम के ज़रिए, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स के ज़रिए आप पहुंचते हैं कार्यकर्ताओं तक और आप पहुंचते हैं लोगों तक। लेकिन अब इस बीजेपी की वर्चुअल मीटिंग्स अब तक हुई हैं, कांग्रेस की नहीं हुई हैं, या हुई हैं तो इक्का दुक्का हुई हैं। लेकिन उनको वर्चुअल रैली शब्द से नवाजा नहीं गया। तो अब कांग्रेस का ये ऐलान है कि हम भिड़ंत लेंगे और वर्चुअल के खिलाफ एक्चुअल। कितना एक्चुअल, कितनी सच्चाई, कितनी ताकत, कितनी स्ट्रेंथ, कई बड़े अहम सवाल हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं, मुलाकात करिए। हमारे साथ हैं जबलपुर से कांग्रेस के सीनियर लीडर और विधायक संजय यादव जी हमारे साथ हैं, स्वागत है उनका। रीवा से केपी त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, विधायक हैं। और जगदीश द्विवेदी जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक, वो हमारे साथ रहेंगे। उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ। और जब तक त्रिपाठी जी के चेहरे पर रोशनी पड़े, जगदीश जी कुछ रोशनी डालते हैं कि किस तरह से कांग्रेस की ये जो तैयारी है
जो कांग्रेस ये दावा कर रही है कि वर्चुअल के खिलाफ एक्चुअल, किस तरह से देखते हैं मुकुल वासनिक जी का आना? उम्मीदों भरे एक आप कह सकते हैं कि प्रभारी हो सकते हैं अगर बेहतरीन प्रदर्शन करे कांग्रेस, और किस तरह की शैली वर्चुअल के खिलाफ एक्चुअल का नारा कांग्रेस दे रही है? तमाम मुद्दे 15 साल बनाम 1.5 साल, 15 महीने, तमाम बातें किस तरह देखते हैं जगदीश जी? जी शरद जी, पहली चीज तो यह है कि कांग्रेस घायल है इस समय, ये आप मानिए। घायल है इसलिए कि उसे घायल करने वाले उसके अपने ही हैं। अब वो चोटें उसे क्यों मिली, चोटें क्यों लगी, उसको लेके बहुत सारे कारण हैं, आरोप हैं, प्रत्यारोप हैं। लेकिन एक बात तो बिल्कुल 100% सही है कि सबसे ज्यादा अगर अभी घाटे में कोई चल रहा है सियासत में तो वो कांग्रेस चल रही है। तो निश्चित रूप से उपचुनाव उसके लिए बीजेपी से कम महत्वपूर्ण नहीं है। बीजेपी की सरकार स्थिर रहेगी, ये तय इन उपचुनावों को करना है। लेकिन अगर कांग्रेस इन उपचुनावों में 24 में से 15 सीटें भी लेके आ जाती है शरद जी, तो बहुत बड़ी उसकी सफलता होगी। और ये सफलता भले ही उसकी सरकार ना बना पाए, मैं समझता हूं कि कांग्रेस के जो दिग्गज हैं, जो लोग भी रणनीति बना रहे हैं कि 24 की 24 सीटें आएंगी, वो सरकार भले ही ना बना पाए, लेकिन अगर वो 108, 110 का आंकड़ा छू लेते हैं, 10 से 15 सीटें ले आते हैं, तो निश्चित रूप से भाजपा पे उसकी रणनीतिक विजय होगी। एक दूसरी चीज, वो इस बात को स्थापित करने में सफल हो जाएगी कि उसकी सरकार गिराई गई, और इससे लोकतंत्र जो आरोप वो लगा रही, उन आरोपों को दम मिलेगा कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र इससे आहत हुआ है, जनता ने इसे पसंद नहीं किया। और जो विधायक टूट के गए हैं, मेरा मानना यह है कि भविष्य में राजनीति के लिए भी एक कड़ा संदेश इसमें निहित होगा कि क्या जनता उन्हें दोबारा चुन के भेजती है, या उनके खिलाफ जिस तरह का माहौल कांग्रेस बना रही है, अगर उस माहौल में वो कितनी सफलता प्राप्त कर सकती है। जहां तक संसाधन की बात है, कार्यकर्ताओं की बात है, तो इससे कहने में कोई मुझे गुरेज नहीं है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता हाल फिलहाल की घटनाओं से अभी निराश है, थोड़ा सा टूटा हुआ है। संगठन के आला नेताओं को उसे फिर से जो है रिचार्ज करना पड़ेगा, खासकर ग्वालियर चंबल में। ग्वालियर चंबल में कल भी जो बात मैं कर रहा था कि ग्वालियर चंबल में कार्यकर्ताओं का एक बहुत बड़ा धड़ा कांग्रेस से अलग हो गया है, क्योंकि ग्वालियर चंबल में ये परिस्थितियां आपने ही पैदा की, ये कांग्रेस ने ही पैदा की, ये परिस्थितियां कोई पहले से नहीं बनी। बीजेपी से कांग्रेस को एक बात का सबक लेना चाहिए कि पार्टी नेताओं की नहीं होना चाहिए, पार्टी कार्यकर्ताओं की होना चाहिए। ग्वालियर चंबल में आपको याद होगा, आप भी पिछले 20-25 सालों से ये सारा सीन देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि सिंधिया मतलब कांग्रेस और कांग्रेस मतलब सिंधिया। आपने चूंकि इसलिए जब सिंधिया गए तो एक बहुत बड़ा तबका, मेरा बिल्कुल मानना है कि बिल्कुल 60% जगदीश जी, मैं लौटूंगा आपकी तरफ। पलट गया। आपने काफी महत्वपूर्ण सवाल खड़ा किया है, अब आपको चुनावी नैया काफी पार महत्वपूर्ण करनी है। सवाल खड़ा किया संजय जी। काफी महत्वपूर्ण सवाल ये है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर चंबल में कांग्रेस का पर्याय रहे और कांग्रेस सिंधिया जी का पर्याय रही, और कांग्रेस के साथ जो पूर्व विधायक और अब मंत्री भी मौजूदा सरकार में हैं, इनके साथ बूथ लेवल का कांग्रेस का कार्यकर्ता भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चला आया है। यानी बड़ी चुनौती कांग्रेस की सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया या कुछ अन्य नेताओं का आना ही बीजेपी में नहीं है, एक बड़ी संख्या में वो कार्यकर्ता जो बहुत जान लगाकर अब तक बूथ पर, मैदान पर लड़ाई लड़ता था, वो भी अब कांग्रेस के साथ नहीं है। इसकी क्षतिपूर्ति चुनौती है, बड़ी चुनौती है, लेकिन इसके बीच में दावा है बेहतरीन प्रदर्शन का। क्या कहेंगे आप? जी संजय जी। देखिए, मैं आपकी शरद जी इस बात से सहमत नहीं हूं कि मैं खुद अशोकनगर से कल होके आया, दूसरी बार गया था, 3 दिन रह के आया हूं। पहली बात तो ये कि जो ईमानदार कार्यकर्ता है और जो कांग्रेसी है, जो महल का नहीं था, वो जो महल का था वो महल के साथ चला गया। और अब भारतीय जनता पार्टी की स्थिति वो हो गई कि महाराज शिवराज और नाराज, एक तरफ महाराज शिवराज नाराज। अभी नरोत्तम जी की मैं बात सुन रहा था, वो कह रहे थे कि कमरों से नहीं निकलती कांग्रेस। कोरोना संकट काल में जबलपुर संभाग का जो प्रभारी था, एक दिन भी आके पूरे मध्य प्रदेश में अभी अधिकारी सरकार चला रहे। इन लोगों का 3 महीने में मंत्रिमंडल बना, उसके बाद विभागों में झगड़ा चल रहा था। तो स्वाभाविक है विभाग, मलाईदार विभाग महाराज को चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति वो हो गई, स्वाभाविक रूप से हम महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया या माधवराव सिंधिया जी जब कांग्रेस में थे तो कांग्रेस की परंपरा के अनुसार
महाराज वहां का सब कुछ तय करते थे। तो जो लोग महाराज से जुड़े थे या महल से जुड़े थे वो लोग चले गए। उससे बड़ी संख्या में कांग्रेस में हैं और कांग्रेस के लोग जो लोग हैं वो अपने आप को आजाद महसूस कर रहे हैं कि हम पहली बार आजाद हुए हैं। छोटे से छोटे कार्यकर्ता से हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं। मुझसे खुद कहा लोगों ने कि इतने साल में 56 के बाद कोई कांग्रेसी हमसे बात कर रहा था, हम तो महाराज से कभी बात भी नहीं कर पाते थे। तो छोटा जो कांग्रेस कार्यकर्ता है, ईमानदार कार्यकर्ता है, उसमें उत्साह की वातावरण है और जनता ने ये मन बना लिया है। वहां के जनता ये कह रही कि ये चुनाव हम लड़ेंगे क्योंकि हम गद्दारी, हमें चुनाव फिर क्यों थोपा गया। हमने 5 साल के लिए आपको चुना था, आप 15 महीने बाद चुनाव क्यों करवा रहे हैं? इस जवाब का सवाल का जवाब देना पड़ेगा। वो फिर जनता ये भी कह रहे कि हमारा सौदा हुआ। अगर आपने ये बात तो आप लगातार दोहरा रहे हैं, बदलने के लिए बार-बार कह ही रहे हैं जी। हमारे घर में अगर 10 वोटर है जी जी संजय जी, मैं लौटता हूं आपकी तरफ। हमारे घर में मतदाता मैं लौटता हूं। ये मसला तो आपका उठ ही रहा है। त्रिपाठी जी की तरफ मैं चलूंगा। त्रिपाठी जी, संजय जी ने एक नया नारा उछाला है, नया नारा या कांग्रेस प्लान कर रही होगी, महाराज, शिवराज और नाराज। बात सही है कि जिस तरह से चीज़ें हैं, महाराज भी हैं अब बीजेपी में, शिवराज जी तो बीजेपी का पर्याय हैं ही, मुख्यमंत्री हैं, और नाराज़ लोगों की संख्या भी काफ़ी बड़ी संख्या में है। लेकिन बीजेपी में नाराज़ का मतलब होता है कांग्रेस के नाराज़ से एकदम मुख्तलिफ, एकदम भिन्न। कांग्रेस का नाराज़ मुखर होता है, कांच तोड़ देता है, पथराव कर देता है, पार्टी छोड़ने की धमकी देता है। और बीजेपी में जो नाराज़ है वो बार बार एक ही चीज़ दोहराता है, पार्टी का निर्णय सिर माथे, पार्टी जो कहेगी उससे अलग जाने का प्रश्न ही नहीं, हम सब पार्टी के साथ हैं और पार्टी को जिताने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। ये बिल्कुल एकदम सेट फरमा है बीजेपी का। लेकिन मसला जब नाराज का होता है तो बड़ा मुश्किल होता है त्रिपाठी जी की गाड़ी पटरी पे चलेगी या पटरी छोड़ेगी। बहरहाल क्या कहेंगे आप? जहां तक कांग्रेस का सवाल है, ये महाराज, शिवराज, नाराज, मन बहलानों के गालिब ये ख्याल बहुत अच्छा है, तो आप इससे मन बहला सकते हैं। लेकिन जो यथार्थ है, ज्योतिरादित्य सिंधिया और उन 22 लोगों ने जो निर्णय लिया है वो मध्य प्रदेश के हित में निर्णय लिया। जब मध्य प्रदेश के किसानों को कर्जा माफ नहीं किया गया 10 दिनों में क्या 15 महीनों में माफ नहीं हुआ, नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला, एक भी नौजवान को कोई भी नौकरी, विंध्य को भी प्रतिनिधित्व नहीं मिला, बड़ी नाराजगी है। विश्नोई जी तो खुलकर कह रहे हैं, राजेंद्र जी तो बहुत सज्जन व्यक्तित्व के धनी हैं, वो तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन विश्नोई जी कह रहे हैं लगातार कि ना महाकौशल को मिला प्रतिनिधित्व, ना विंध्य को मिला। शरद जी भाई, ये बात पूरी कर ले, फिर उसका भी अलग से पूछ लीजिएगा तो बोल देंगे। जी जी। तो जहां तक सवाल है, उन्होंने न किसानों का कर्जा माफ हुआ, न नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता मिला, और गरीबों की संबल जैसी योजना बंद करके नौजवानों, किसानों और गरीबों के साथ छल करने का काम जब कांग्रेस पार्टी ने किया, तब ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके 22 साथियों ने निर्णय लिया कि जन्मभूमि के हित में, ये सब सबको पता है त्रिपाठी जी। आगे चलें थोड़ा सा, इससे आगे किस तरह चुनौती का सामना करेंगे। ये मसले तो जैसे कांग्रेस बार बार कहती है धोखा हुआ, छल हुआ, आपका जवाब रहता है कि ये, इससे थोड़ा नैरेटिव, लोगों को नई चीज तो चाहिए। सारी बातें विस्तार से बता चुके हैं ये सारी बातें। जी जी जी। भाजपा के मुझे ऐसा लगता है कि बार बार बीजेपी कांग्रेस का दोहराव होता है इससे, आप ही का नहीं, कांग्रेस के पास भी यही कहने के लिए यही सारी बातें। जी, पार्टी का चुनाव लड़ने का जी जी, पेज प्रमुख से स्टार्ट होता है। सबसे नीचे हमारे बूथ के अंदर पेज प्रमुख होता है, पेज प्रमुख के ऊपर बूथ प्रमुख, बूथ प्रमुख के ऊपर स्थानीय समिति अध्यक्ष, स्थानीय समिति अध्यक्ष के ऊपर ग्राम केंद्र प्रभारी, सेक्टर प्रभारी। भारतीय जनता पार्टी की जो संरचना है बूथ के अंदर वो बहुत ही मजबूत है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहीं भी, जैसा आप सब लोग बोल रहे हैं, वो नाराज, संगठन के निर्णयों से नाराज नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को 15 महीने में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की सरकार ने प्रताड़ित किया था, जिस तरह से उनके ऊपर मुकदमे डाले गए, अतिक्रमण के नाम पे उनकी बिल्डिंगें गिराई गई, दुकान गिराए गए, उसमें काफी आक्रोश था। अब संक्षेप में बता दीजिए राजेंद्र जी के बारे में, गिरीश गौतम जी के बारे में, केदार शुक्ला जी के बारे में। इतने बड़े नेता राजेंद्र शुक्ला जी, इतना बड़ा योगदान, मतलब आप 2 दर्जन सीटें आप बीजेपी के लिए हासिल कर रहे हैं प्रतिकूल समय में,
अब क्या कहेंगे आप? और गिरीश गौतम जी भी खड़े हैं, केदार शुक्ला जी भी खड़े हैं, विंध्य से क्या कोई प्रतिनिधित्व, क्या क्या कठिनाई है? जहां तक विंध्य के प्रतिनिधित्व का सवाल है, तो हमको ऐसा लगता है कि जब 2018 के चुनाव हुए थे, 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान जी का जो सर ऊंचा रह सका, उसमें विंध्य का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था और वो गर्दन ऊंची करने का काम किया था विंध्य ने। और जब शिव को विष पीना पड़ा तो वो जानते हैं आप सब कि कंठ में रखना पड़ा, और वो कंठ था विंध्य, इसलिए उसके हिस्से में विष आया है, इसको मैं स्वीकार करता हूं। और जहां तक राजेंद्र शुक्ला जी का सवाल है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों को आत्मसात करते हुए शिवराज सिंह चौहान जी बड़ी बात की है त्रिपाठी जी आपने। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में विंध्य को विकास की नई ऊंचाइयां प्रदान की थी, विंध्य के विकास की एक नई इबारत लिखी थी, और विंध्य के लोगों ने भी उस विकास को प्रतिसाद दिया था। और विंध्य के लोगों को ये अपेक्षा है कि विंध्य को बढ़ के प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए मध्य प्रदेश में, ये विंध्य के लोगों की अपेक्षा है। जगदीश जी, बड़ी बात कही है त्रिपाठी जी ने। उन्होंने उनकी बात को अगर मैं थोड़ा सा उसको कुछ काव्यात्मक जैसी अभिव्यक्ति दूं तो ये है कि शिवराज जी ने जिस विष की बात की है उसका कंठ विंध्य है, तो शिवराज जी के विंध्य रूपी कंठ में वो विष अटका है। और इससे आप समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा हैवी जो आप कह सकते हैं कि भारी कीमत चुकाई है वो विंध्य ने चुकाई है, क्योंकि उसी के कंठ में, शिवराज जी के विंध्य रूपी कंठ में ये विष अटक गया है। तो ये बड़ी बात है, क्योंकि निश्चित तौर पर विंध्य एक ऐसा राज्य है, एक ऐसा अंचल है जिसने मध्य प्रदेश को काफ़ी, बीजेपी को काफ़ी ताकत दी पिछले चुनाव में। क्या देखते हैं आप? क्या कांग्रेस ये बात तो भांपेगी ही, क्योंकि प्रतिद्वंदी की चीज़ों को देखेगी ही वो, कि विंध्य और महाकौशल में क्या आपको लगता है कि कांग्रेस की विशेष रूप से निगाह रहेगी? क्योंकि बात सिर्फ इसी उपचुनाव की नहीं होगी, आगे तक जाएगी। जी शरद जी, निश्चित रूप से जी आगे तक बात निश्चित रूप से जाएगी। शरद जी, एक चीज़ और होती है, वो ये होती है कि कई बार, इस बार मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूँ कि इस बार चूंकि बीजेपी बहुत अच्छे से इस बात को जानती है कि बहुमत की सरकार नहीं है, बहुमत की सरकार नहीं है, 135 140 वाली स्थिति नहीं है, सरकार बनाई गई है जुगाड़ के, जोड़ के, तोड़ के। तो जब जोड़ और तोड़ के सरकार बनाई जाती है और सरकार को स्थापित करना होता है तो निश्चित रूप से कई बड़े समझौते करने पड़ते हैं। और इस बड़े समझौते में विंध्य के नेताओं की निश्चित रूप से कहीं ना कहीं, मैं ये कहूँ शुद्ध भाषा में तो बलि ले ली गई, राजनीतिक बलि विंध्य के कुछ नेताओं की चढ़ गई इसमें, जो नेता मंत्री बनने के लायक थे। मेरा मानना है कि चाहे वो केदार शुक्ला जी हों और गिरीश गौतम जी हों, ठीक है, इन नेता, इसमें एक चीज़ और भी जिम्मेवार है शरद जी, मैं त्रिपाठी जी के सामने कहना चाह रहा हूँ कि इसमें जो विंध्य के नेताओं की आपसी खींचतान है वो भी कहीं ना कहीं इसके लिए उत्तरदायी है। चूंकि एक दूसरे का जिस तरह से विरोध, चूंकि हम यहाँ बैठते हैं, एक दूसरे नेताओं का जिस तरह से संगठन के कार्यालयों में विरोध किया जा रहा था, या एक दूसरे के खिलाफ जिनके समर्थक और नेताओं के जरिए ये बातें पहुंचाई जा रही थी जो एक दूसरे के विरोधी थे, उस विरोध के कारण भी एक तो संगठन पसोपेश की स्थिति में रहा, किसे लें किसे ना लें। तीसरी चीज, फिर जैसे गिरीश गौतम, निश्चित रूप से मेरा मानना है कि गिरीश गौतम जी 2003 में श्रीनिवास तिवारी जैसे व्यक्ति को हराना निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की राजनीति में बड़ा नाम थे। उसके बाद से वो कंटिन्यू जीतते चले आ रहे हैं। केदार शुक्ला जी भी सीनियर हो गए। कहीं ना कहीं विंध्य के नेताओं को एडजस्ट किया जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि मैं आपसे ये जो कह रहा हूं कि चूंकि 12 से 14, जब 1 दर्जन मंत्री आप चंबल के बनाएंगे तो फिर बाकी प्रदेश को आप कैसे एडजस्ट करेंगे? भाई संख्या तो उतनी है ना, संख्या आपको उतनी लेनी है, 15% लोग आपको बनाने हैं, और आपने 15% में से 41% बना दिए कांग्रेस से जुड़े लोग। अब आपके पास बचा कुल 59% में आपको पूरा प्रदेश समेटना था। तो 59% में प्रदेश समेटने में फिर यही होता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है, जिस बात को बीजेपी स्वीकारे ना स्वीकारे, कि आगे 3-4 महीनों बाद मेरे बातों के निहितार्थ को नेता लोग, राजनीतिक नेता भी समझ रहे होंगे, शरद जी आप भी समझ रहे होंगे, 3-4 महीने बाद स्थितियां बदलेंगी और जिन लोगों को मौका नहीं मिला है उन लोगों को मौका मिलेगा, ये आप देखेंगे। चलिए, समझने वाले समझ गए, और कुछ कहने का अनाड़ी तो राजनीति में कोई होता नहीं है संजय जी, तो समझने वाले सब समझ जाते हैं, आप भी समझ रहे होंगे। बात संजय जी मुख्य मुद्दों की होगी, बात इसकी भी होगी कि आखिर कांग्रेस क्या अब मतदाताओं के पास जाएगी, खासतौर से ग्वालियर चंबल में, जहां आपके पास लीडरशिप का एक बड़ा वैक्यूम है।
और जैसा जगदीश जी कह रहे थे कि ये कांग्रेस की परंपरा उस पर भारी पड़ती है कि अगर किसी रीजन का उसका कोई क्षत्रप या बड़ा नेता नहीं परिदृश्य में रहता है तो उसके लिए बड़ी चुनौती हो जाती है। मध्य भारत में या मालवा में या रेस्ट मध्य प्रदेश में भी ग्वालियर चंबल को हटाकर दिग्विजय सिंह जी चेहरा हैं, हो सकते हैं, कमलनाथ जी हो सकते हैं, बाकी नेता भी, सुरेश पचौरी जी भी हैं, लेकिन ग्वालियर चंबल की बात करें तो वहाँ सिर्फ सिंधिया और सिंधिया और सिंधिया ही नाम गूंजता रहा है। ऐसे में पहली चुनौती तो आपकी होगी, किस तरह जवाब देंगे इस चुनौती का आप? क्या किस तरह का कुछ चर्चा तो हुई होगी, आप तक भी खबर पहुंची होगी मीटिंग में क्या तय हुआ? जी जी देखिए, उपेक्षित तो महाकौशल भी रहा, पूरा महाकौशल उपेक्षित रखा मंत्रिमंडल से। वो बिश्नोई जी ने कहा है कि मजबूर मुख्यमंत्री उन्होंने पत्र लिखा है। मैं कहना चाहता हूं इस समय कमलनाथ जी के प्रति आम जनता में सहानुभूति है, क्योंकि कमलनाथ जी ने, अभी त्रिपाठी जी ने कहा कि बिल्डिंगें तोड़ी गई, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करना। आज जीतू सोनी अंदर है, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करना क्या गलत चीज है क्या? ये तो माफियाओं की सरकार है, तो स्वाभाविक है। आज ग्वालियर चंबल में जो रेत में राजस्व आना चाहिए था, और कमलनाथ जी सरकार ने रेत की नीति बनाकर सरकार को राजस्व दिलवाया, और आज भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद ग्वालियर चंबल संभाग में फिर से माफिया राज खड़ा हो गया। जहां तक नेतृत्व की बात है तो कमलनाथ जी हमारे देश के नेता हैं, प्रदेश के नेता हैं। पहले सिंधिया जी के संबंध के कारण वो उस क्षेत्र में नहीं जाते थे, लेकिन जब मैंने गया, एक एक कार्यकर्ता का, जनता का कमलनाथ जी के लिए सहानुभूति है कि कमलनाथ जी ने जनता के हित में माफियाओं के खिलाफ काम किए हैं। बिजली के बिल जो पहले कम आते रहे अब 4 गुना आने लगे हैं, तो जनता के लिए कमलनाथ जी के प्रति सहानुभूति है, खासकर ग्वालियर चंबल संभाग में तो और ज्यादा है। तेजी से टिप्पणी लेता हूं त्रिपाठी साहब की। जी जी त्रिपाठी साहब, जल्दी, वक्त कम है मेरे पास। जी देखिए, जहां तक कमलनाथ जी का सवाल है, वो केवल 15 महीनों में केवल छिंदवाड़ा के मुख्यमंत्री बनकर रह गए। वो पूरे प्रदेश में कहीं भी जा नहीं पाए, उनका सदन में भी बहुत समय नहीं दे पाते थे। मैं व्यक्तिगत रूप से मैंने उनको देखा है कि सदन में भी 10-15 मिनट से ज्यादा कभी नहीं बैठ पाए। तो कमलनाथ जी पूरी तरह से फेल मुख्यमंत्री के रूप में 15 महीनों में रहे। जगदीश जी भाई साहब ने जो कहा कि विंध्य के नेताओं को आपसी फूट थी, यही चीज है जो मीडिया ने बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत की। इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं, क्योंकि विंध्य के जब 24 विधायक जीते थे तो स्वाभाविक है कि विंध्य के लोगों को प्रतिनिधित्व की मांग करनी थी। और यदि हम अपने प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे हैं, उसमें किसी दूसरे का सवाल नहीं। जब विधायक बनता है आदमी तो कहीं न कहीं अपने पार्टी फोरम में बात रखना कि हमको भी मंत्री पद मिले, इसको मैं कतई गलत नहीं मानता। और इसको किसी के विरोध के रूप में जिस तरह से मीडिया ने प्रचारित किया, सबसे ज्यादा यदि विंध्य का नुकसान किसी ने किया है तो मैं मीडिया ने किया। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, इन बातों को बहुत बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत किया गया, इससे विंध्य का भी इससे नुकसान हुआ। ये आप भले ही मीडिया के सर ये ठीकरा फोड़ें त्रिपाठी जी, लेकिन मीडिया अगर ये सब करता होता तो मीडिया के हाथ में ही कमान रहती राजनीति की, और मीडिया जिसे चाहता, जिसे बनाता। तो ये कई बार ऐसे क्षण होते हैं, जीवन में भी होते हैं। कई बार हम अपने निकटस्थ लोगों पर ही आरोप मढ़ देते हैं कि इनकी वजह से हमारी तरक्की अवरुद्ध हो गई और इनकी वजह से गलतफहमी हो गई। मेरा सोचना है, आप एक युवा राजनेता हैं और बहुत सारी चीज़ों को भावनात्मक दृष्टि से अभी देखते हैं जिसमें अनुचित कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मीडिया की एक तटस्थ भूमिका है, और वो एक ऐसे सन्यासी की तरह है जो सम्यक भाव से सबको देता है। समय आने पर सबके प्रति उसका आशीर्वाद भी है, और जहां वो त्रुटियां या खामियां देखता है, क्योंकि वो जनता का पहरुआ है आपकी तरह। लेकिन अगर वो या तो सम्यक भाव में डूब के हरि भजन गाने लगेगा तब भी उसकी कद्र नहीं है, और अगर वो दुर्वासा की तरह शापित मुद्रा में रहेगा तब भी उसकी कद्र नहीं है। तो उसका मध्यम मार्ग है, बीच का मार्ग है, और किसी नट की तरह तनी हुई रस्सी पर बांस लेकर उसको चलना है। तो थोड़ा उसके प्रति भी प्रेम भाव से भरे रहिए। बहुत धन्यवाद करता हूं आपका। अब जिस प्रकार से मीडिया के बंधु विंध्य से सहानुभूति दिखाते हैं, यदि उसी तरह रहता तो बहुत फायदा होता विंध्य का। नहीं, सहानुभूति है और रहेगी। थोड़ी सी दृष्टि आपकी अभी वो विष की वजह से मुझे लगता है थोड़ा दृष्टि भ्रम है उसको लेकर। विष का प्रभाव तो होता ही है त्रिपाठी जी, लेकिन डिटॉक्सिफाई करिए अपने को और आगे बढ़िए। और यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है
कि पराजय का विष हमारे मन में और हमारे मस्तिष्क पर कोई नकारात्मक असर न डाले, या नकारात्मकता पराजय की ही नहीं है, नकारात्मकता मंत्रिमंडल में तथाकथित रूप से उचित प्रतिनिधित्व न मिलने की भी है। और निश्चित तौर पर इन तमाम चीज़ों से उबर कर जो कुरुक्षेत्र में उतरेगा, इस लड़ाई में, इस युद्ध में उतरेगा, निश्चित तौर पर वो बेहतरीन प्रदर्शन के लिए कमिटेड होगा, प्रतिबद्ध होगा। लेकिन नतीजे ही बताएंगे कि कौन ऐसा सूरमा और ऐसा योद्धा साबित होगा। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। आप तीनों पैनलिस्ट का धन्यवाद। नमस्कार।